मैं थी नरम, मेरा दोस्त था गरम, दोनों में तबाही मची। नदी के किनारे दफनाने के बाद शाम की ठीक 8 बजे थे। पार्किंग में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैं रोज की तरह टहल रही थी, तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। वो हर रोज आने लगा। उसकी मीठी बातें, झूठी किस्में और नकली परवाह ने मुझे यकीन दिला दिया कि शायद वही मेरा सच्चा प्यार है। लेकिन मुझे क्या पता था, जिस लड़के पर मैं अपनी जान छिड़क रही थी वो पहले से ही कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। वो हर किसी से प्यार का नाटक करता और फिर उन्हें अकेला छोड़ देता। एक रात उसने मुझे मिलने बुलाया। उसकी आवाज़ में पहले जैसी मोहब्बत थी, इसलिए मैं चली गई। लेकिन उस रात नदी के किनारे सिर्फ अंधेरा नहीं था, मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पहले मुझे गले लगाया और अगले ही पल मेरे भरोसे का गला घोंट दिया। मेरी चीखें उस सुनसान रात में दब गईं। फिर उसने मेरे शरीर को नदी के किनारे मिट्टी में दफना दिया, जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद हर रोज ठीक 8 बजे उसी पार्किंग में किसी लड़की के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सीसीटीवी कैमरों में सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती, जो धीरे धीरे उसी लड़के की तरफ बढ़ती रहती। पहले उसे लगा ये उसका वहम है, लेकिन फिर एक रात उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुमने मुझे मिट्टी में दबाया था, लेकिन मेरी मोहब्बत अब भी जिंदा है। उस रात के बाद वो लड़का अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं आज भी नदी के किनारे रात 8 बजे एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। नदी के किनारे दफनाने के बाद, उस लड़की के गायब होने के बाद पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया। लोग रात 8 बजे के बाद उस पार्किंग और नदी के किनारे जाने से डरने लगे। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब पुलिस को एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी मेरी थी। उसके हर पन्ने पर सिर्फ उसी लड़के का नाम लिखा था और आखिरी पेज पर खून से लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मौत का जिम्मेदार वही होगा। पुलिस ने नदी के किनारे खुदाई शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से मेरी चूड़ियाँ, मेरा फ़ोन और फिर मेरा शव मिला। पूरा शहर सन्न रह गया। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जिस रात पुलिस ने मेरा शव निकाला, उसी रात थाने के सीसीटीवी कैमरों में एक लड़की दिखाई दी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और मिट्टी से भरे हाथ। वो धीरे धीरे कैमरे के सामने आई और स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। अगले दिन उस केस की जांच कर रहा इंस्पेक्टर भी गायब हो गया। लोगों का कहना था कि मेरी आत्मा अब भी इंसाफ ढूंढ रही थी। जो भी उस लड़के की सच्चाई छुपाने की कोशिश करता, वो एक एक करके गायब होने लगता। कुछ दिनों बाद नदी के किनारे एक टूटी हुई कार मिली। कार के अंदर वही लड़का बैठा था, डरा हुआ, कांपता हुआ, जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। उसके हाथ पर मिट्टी से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद वो लड़का कभी सामान्य नहीं हो पाया। वो हर समय चिल्लाता रहता, वो वापस आ गई है, वो मुझे छोड़ने वाली नहीं। और फिर एक दिन वो भी अचानक गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात 8 बजे नदी के किनारे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। नदी के किनारे दफनाने के बाद, उस लड़के के गायब होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सबको लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। एक रात अचानक पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियों के शीशों पर मिट्टी से एक ही नाम लिखा मिला, रिया। वही नाम जो मेरी कब्र के पास पत्थर पर लिखा था। लोग डर गए, क्योंकि उस नाम के बारे में सिर्फ पुलिस और उस लड़के को पता था। अगली रात पार्किंग के सीसीटीवी कैमरों में फिर वही लड़की दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। कैमरा अचानक बंद हो गया। सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड कैमरा रूम में गया तो उसकी कुर्सी खाली थी, बस दीवार पर खून से लिखा था, सच अभी बाकी है। इसी बीच पुलिस को पता चला कि वो लड़का अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे, जिन्होंने उस रात सब कुछ देखा था, लेकिन डर के कारण चुप रहे। पुलिस उन दोनों को पकड़ने गई, लेकिन दोनों अपने अपने घरों में मरे हुए मिले। एक की आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कोई डरावनी चीज देखी हो। दूसरे के कमरे की दीवार पर नाखूनों से लिखा था, वो हमें लेने आ गई। पूरा शहर अब उस नदी को मौत की नदी कहने लगा। लोग कहते थे रात 8 बजे वहां से गुजरने वाले लोगों को एक लड़की दिखाई देती है, जो धीरे धीरे पास आकर सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुमने उसे देखा है?
और जो भी उस सवाल का जवाब देता वो अगले दिन गायब मिल जाता। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन पुलिस को उस लड़के का फोन मिला। फोन में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में वो लड़का रो रहा था, कांप रहा था और बार बार कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, मैंने उसे मारा था लेकिन मैंने उसे दफनाया नहीं था। इतना बोलते ही वीडियो में पीछे सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी जिसका चेहरा पूरी तरह मिट्टी से ढका हुआ था। फिर अचानक स्क्रीन पर सिर्फ एक चीख सुनाई दी और वीडियो हमेशा के लिए बंद हो गया। उस दिन के बाद नदी के किनारे जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आया। नदी के किनारे दफनाने के बाद, उस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरा शहर डर में जीने लगा। रात 8 बजे के बाद सड़कें खाली हो जाती, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते क्योंकि अब सबको यकीन हो चुका था नदी के किनारे कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा घूमती है। लेकिन एक इंसान था जो इस रहस्य को खत्म करना चाहता था। उसका नाम था कबीर। वो एक क्राइम रिपोर्टर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि इन सब के पीछे कोई इंसान है। एक रात वो कैमरा लेकर अकेला नदी के किनारे पहुंच गया। समय था रात की ठीक 8 बजे। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसके कैमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और कैमरे में एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, मिट्टी से ढका चेहरा और हाथ में वही पुरानी गुड़िया। कबीर डर गया लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सुनते ही हवा तेज चलने लगी। नदी का पानी अचानक काला पड़ गया और कबीर के कैमरे में एक पुराना दृश्य दिखने लगा, उस रात का सच। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उस लड़के ने अकेले मेरा मर्डर नहीं किया था, उसके साथ एक और आदमी था जो अब तक सबकी नजरों से बचा हुआ था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर था जो इस केस की जांच कर रहा था। असल में उसने पैसों के लिए पूरे केस को दबा दिया था। उसने ही मेरी लाश को नदी के किनारे दफनाने में मदद की थी। कबीर ये सब देखकर कांप उठा, लेकिन तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वही इंस्पेक्टर हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने कबीर पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर इंस्पेक्टर की चीख निकल गई। नदी के किनारे की मिट्टी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे जमीन से खून से सना एक हाथ बाहर आया और फिर वो लड़की मिट्टी के अंदर से बाहर निकल आई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ने लगी और इंस्पेक्टर पीछे हटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन नदी के किनारे सिर्फ इंस्पेक्टर की टूटी हुई बंदूक मिली और मिट्टी पर खून से लिखा था, अब इंसाफ पूरा हुआ। नदी के किनारे दफनाने के बाद, इंस्पेक्टर के गायब होने के बाद पूरा शहर दहशत में था। लोगों को लगने लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है, मेरी आत्मा को इंसाफ मिल चुका है। लेकिन कबीर को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कहानी अभी बाकी है। उस रात जब वो अस्पताल में अपनी गोली का इलाज करवा रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पूरी काली थी, सिर्फ नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक स्क्रीन पर मिट्टी से भरा एक चेहरा दिखाई दिया। वही लड़की, वही डरावनी आंखें, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी गुस्से वाली नहीं थी। वो रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मेरा सच अभी अधूरा है। कॉल अचानक कट गई। कबीर अगले दिन फिर नदी के किनारे पहुंचा। सुबह का समय था, लेकिन वहां अजीब सन्नाटा था। तभी उसकी नजर नदी के पास पड़े एक पुराने लॉकेट पर गई। उस लॉकेट के अंदर मेरी और एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। कबीर हैरान रह गया, क्योंकि इस केस में किसी बच्ची का कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। उसने पुरानी डायरी दोबारा पढ़नी शुरू की। डायरी के आखिरी पन्नों में एक छुपा हुआ संदेश मिला, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को उससे बचा लेना। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मैं अकेली नहीं थी, मेरी एक बेटी भी थी जिसके बारे में उस लड़के को पता चल चुका था, और शायद अब वो बच्ची भी खतरे में थी। उसी रात शहर के बाहर एक पुराने अनाथ आश्रम में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। बच्चों ने बताया कि रात को सफेद कपड़ों में एक औरत आती है जो सिर्फ एक बच्ची के कमरे के बाहर खड़ी रहती है। कबीर तुरंत वहां पहुंचा। उस बच्ची का नाम था आन्या। जैसे ही कबीर ने उसे देखा, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थीं। आन्या डरते हुए कबीर से बोली,
वो आदमी मुझे लेने आएगा, मम्मा रोज मुझे बचाने आती हैं। तभी अचानक पूरे आश्रम की लाइट चली गई, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में एक आदमी की आवाज गूंजी, अब कोई उसे मुझसे नहीं बचा सकता। कबीर ने टॉर्च चलाई और सामने वही लड़का खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और शरीर मिट्टी से सना हुआ था, जैसे वो सच में कब्र से वापस आया हो। आनिया जोर से रोने लगी और तभी कमरे के कोने में एक सफेद परछाई दिखाई दी। मैं वापस आ चुकी थी, नदी के किनारे दफनाने के बाद। कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल गई। आश्रम की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। कबीर ने आनिया को पीछे छुपा लिया। सामने वही लड़का खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर मिट्टी चिपकी थी, आंखों से काला पानी बह रहा था और उसकी आवाज किसी मरे हुए इंसान